नमस्कार दोस्तों। आपको पता है जूनियर अकाउंटेंट के स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। मैंने फॉर्म भर दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे भरना है। आपको एसओसो आईडी ओपन करनी है। एसओसो आईडी ओपन होने के बाद आपको माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करने के बाद आपको अगली प्रोसेस में सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन करोगे तब होम माई रिक्रूटमेंट गेट एडमिट कार्ड, तो आपको कहाँ पर आना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आना है एक बार के लिए। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आने के बाद आपको यहाँ पर आ जाएगी, ऊपर आपकी डिटेल्स होंगी। डिटेल्स के बाद में यहाँ पर आप नीचे आओगे, OTR KYC इनको सबको छोड़ते हुए सबसे पहले आपको करना है बोनाफाइड सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वेरीफाई यहाँ से, क्योंकि आप जहाँ फॉर्म भरोगे तब वहाँ पर ऑनलाइन फेच डाटा ले रहा है, तो वहाँ से बहुत टाइम लगेगा या मुश्किल हो सकती है वहाँ पर, या नहीं भी हो सकता है वहाँ पर। मेरा तो वहाँ नहीं हुआ था, इसलिए मैं यहाँ आके पहले यहाँ से ऑनलाइन फेच डाटा किया हूँ। ठीक है, आप वहाँ से भी कर सकते हो यदि आपका हो जाता है तो। वहाँ से हो जाता है, ठीक है, नहीं आप यहाँ आके कर सकते हो, ये सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आओगे तो यहाँ तुरंत हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको मूल निवास है ना, उसके टोकन संख्या लगेंगी। अब टोकन संख्या आपको बताता हूँ। जैसे ये मूल निवास है, मूल निवास के नीचे यहाँ पर टोकन संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पर टोकन संख्या होती है, तो इस टोकन संख्या को आप वहाँ पर डालोगे। डालने के बाद फेच डाटा करोगे तो आपका ये मूल निवास आ जाएगा। ये ऑनलाइन ही उठा हुआ मूल निवास है। तो आप मूल निवास यदि आपका कितनी भी पहले का हो, लेकिन वो क्या हो, ऑनलाइन वाला है ना, तो आपका डाटा यहाँ से उठ जाएगा। ठीक है, लगभग सभी के होंगे ऑनलाइन, तो मूल निवास चाहे कितना भी पुराना हो वो चलेगा, क्योंकि ये ना 2015 का था, तो 15 की डिटेल मैंने लगाई तो वहाँ से डाटा आ गया था। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है कि पुराना हो गया, तो इसके लिए आप यहाँ टोकन संख्या का पर ही ध्यान रखना। जो मूल निवास की वो संख्या है ना, मूल निवास वो नहीं लगेगी, केवल टोकन संख्या डालने के बाद ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये रहा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर क्लिक करोगे, डबल क्लिक कर देना, लैपटॉप में कर रहे हो, और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर। अब सर्टिफिकेट नंबर में आपको टोकन नंबर डालना है। टोकन नंबर डालने के बाद आपको क्लिक टू फैच करना है। क्लिक टू फैच करने के बाद ये ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, जहाँ ओनली मूल निवास में थोड़ी दिक्कत आएगी, आप कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आप वहाँ पर भी जाके कर सकते हो। यहाँ पर आप बोनाफाइड यानी कि मूल निवास का कार्य हो चुका है। जाति आप वहाँ पर भी कर सकते हो, और जाति के लिए एक सुविधा है, यदि आप वहाँ पर ऑनलाइन डाटा फेच नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ पर आपको जाति अपलोड हो जाएगा। वहाँ पर जाति जो आपने स्कैन किया हुआ है ना वो, और इनकी सबकी साइज़ 1 MB से कम होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। वहाँ पर 2 MB दी हुई है, लेकिन 1 MB का ही सपोर्ट करेगा, तो आप जो भी फाइल बनाए वो 1 MB की बनाई। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद आप वहाँ पर OTR को कर दिया, OTR में ओनली मूल निवास को कर देना आप। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को करने के बाद आप आना माई रिक्रूटमेंट में आओगे। इस पर OTR कंप्लीट होने के बाद माई रिक्रूटमेंट पर आना है आपको। ठीक है, माई रिक्रूटमेंट पर आना है। माई रिक्रूटमेंट पर आने के बाद यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, वो
ये आपके पूरी होम पेज खुल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, है ना। तो आप लास्ट के अंदर जाओगे, लास्ट के अंदर आपको क्या दिखेगा, डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी, ये आएगा ना। ये इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको आना है नीचे, अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा। अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है आपको। अप्लाई नाउ के बाद आपके पास ऐसा पॉपअप आएगा। ऐसा पॉपअप आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले टिक करना है टिक बॉक्स पर। टिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको दूसरा पॉपअप आएगा। अब दूसरे पॉपअप के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको ये गाइडलाइंस दी गई हैं, इनको एक बार क्लिक करना है, तभी आके ओपन होगा। एक बार टिक करने के बाद इस गाइडलाइन पर क्लिक करना, वो पीडीएफ आएगी, उसको हटाते हुए आप ओके कर देना। आपका अगला पेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आपका जो मेन फॉर्म है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये बेसिक डिटेल्स आएंगी। इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो आपके जूनियर अकाउंटेंट का एप्लीकेशन फॉर्म था वहीं से उठी हुई हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आपके रोल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर आपके आवेदन संख्या वहाँ से आ जाएंगे। मेरिट क्रमांक पर कुछ नहीं आएगा अभी। विज्ञापन संख्या ऑटोमेटिक आएगी। पद कोड संख्या पर कुछ नहीं लिखना आपको। ये पद का नाम जूनियर अकाउंटेंट एंड तहसील राजस्व लेखाकार आएगा ऑटोमेटिक। विभाग का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन आएगा। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, यहाँ आपको आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है खुद को। यहाँ अंग्रेजी में ऑटोमेटिक आ रहा होगा। पिता का नाम हिंदी में लिखना है, पिता का नाम अंग्रेजी में ऑटोमेटिक आ रहा होगा। माता का नाम हिंदी में लिखना है, माता का नाम अंग्रेजी में ऑटोमेटिक आ रहा होगा। जन्म तारीख आपकी ऑटोमेटिक होगी, और आपकी 1/1/2024 को कितनी आयु हो गई ये भी ऑटोमेटिक आ रही होगी। ठीक है। आपकी नागरिकता क्या है वो ऑटोमेटिक आ रही होगी। आरक्षण वर्ग भी ऑटोमेटिक आ रहा होगा। EWS जिसके लागू है वह लागू होगा, और नहीं SC ST OBC इनके लिए लागू नहीं होगा। जनरल के लिए जिनके लिए लागू है वो लागू होगा यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद में इसके नागरिकता आ गई। निःशक्त श्रेणी जो हैंडीकैप हैं उनके लिए है। उप निरीक्षण श्रेणी जिन कौन सी श्रेणी है कोई हैंडीकैप होगा उन्हीं के लिए लागू होगी ये। रिलीजन ये ऑटोमेटिक आएगा, धर्म हिंदू। वैवाहिक स्थिति यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड आएगा यहाँ पर फॉर्म में। यदि आपने जूनियर अकाउंटेंट वाले फॉर्म में भरा है तो आपने, यदि आप बॉयज़ हैं तो आपकी पत्नी का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हिंदी में। यदि आप महिला हैं तो आपके पति का नाम आएगा यहाँ पर। यदि आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपकी विवाह की तारीख आएगी, या विवाह का स्थान। विवाह का स्थान यहाँ पर आपको डालना है, आपका विवाह कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर ज़्यादातर लड़की के गांव या शहर का विवरण आएगा। ठीक है। और यहाँ पंजीयन स्थान आएगा, यहाँ पर पंजीयन संख्या आएगी, यहाँ पर पंजीयन संख्या आएगी जो आपके विवाह प्रमाण पत्र पर है। ये पंजीयन स्थान आपने कहाँ से बनाया है वहाँ पर आता है। गांव का नाम जहाँ से आप बनवाते हो ना, आपकी पंचायत, वो आता है यहाँ पर। और कौन बनाता है इसको ग्राम विकास अधिकारी ही वेरीफाई करता है। ठीक है। अब TSP एरिया के लिए बात करें। यदि आपने फॉर्म में TSP एरिया दे रखा है तो आपको यहाँ पर हाँ का विकल्प होगा, नहीं तो नहीं का। यदि आपने हाँ का विकल्प दिया है तो आपको बोलेगा कि आप फाइनल मेरिट में आप गैर अनुसूचित क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हाँ करें, नहीं वरना नो करें। तो आप अपने अनुसार देख लेना। जो अनुसूचित क्षेत्र के हैं उनके लिए हाँ यहाँ पर
हाँ करना, हाँ ऑटोमेटिक फिलअप होगा ये, और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए नहीं होगा। ठीक है। और यदि कोई अनुसूचित क्षेत्र का गैर अनुसूचित क्षेत्र में आना चाहता है, यदि उसके नंबर ज़्यादा हैं कट ऑफ से बहुत, तो वो हाँ कर सकता है, वरना नहीं करे, क्योंकि नहीं तो फिर आपको डिपार्टमेंट में आपके अनुसार देख लेना भाई, आप गैर अनुसूचित क्षेत्र में जाना चाहते हो, इस हिसाब से लेना है आपको। ठीक है। यहाँ पर आपके संतानों की संख्या आ जाएगी 2002 से पहले, 2002 से पहले और 2002 के बाद में। तो एक है तो यहाँ पर एक का विकल्प खुला हुआ आएगा। ठीक है। यहाँ पर अपने पुत्र का नाम लिखना है या पुत्री का नाम लिखना है, उसकी जन्म तारीख क्या है वो लिखनी है। ठीक है। आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा होगा यस। एनसीसी आपने भरा है तो यस। उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो यस आपने भर रखा है तो आएगा, और ये सर्टिफिकेट भी लगेंगे यदि आपने हाँ कर रखा है तो। नहीं तो आपकी आज ही है ना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेवल 1 लेवल 2 की डिबार लिस्ट जारी की है, जिनके डॉक्यूमेंट गलत तथ्य के थे। ठीक है। तो ऐसा कोई गलत तथ्य उपलब्ध ना कराएं। ठीक है। यहाँ पर राज्य सेवा कर्मचारी आप हैं तो आपने भरा है तो है आएगा, यदि नहीं है तो नहीं, ऑटोमेटिक आएंगे ये। तो इनमें नहीं, यदि पंचायती राज के कर्मचारी हैं तो है आएगा, यदि नहीं है तो नहीं आएगा। विभागीय कर्मचारी हैं या नहीं हैं, अराजपत्रित कर्मचारी हैं या नहीं है, लेकिन मंत्रालय कर्मचारी आपने इसका लाभ लिया है तो यहाँ पर यस आ रहा होगा। और ये आपने नहीं लिया है मतलब नहीं है, आप एलडीसी की भी विभागों की लिस्ट है, यदि उनमें आते हो और यदि आप उनमें नहीं आते हो फिर भी यस कर दिया तो आपका डीवी होगा। डीवी के बाद आप फाइनल लिस्ट में बाहर कर दिए जाओगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपने यहाँ पर यस भरा है। यदि आप कितने भी ज़्यादा नंबर लेके आए हो लेकिन आप मंत्रालय कर्मचारी नहीं हैं, फिर भी आपने यस कर दिया तो आपको यहाँ बाहर कर देंगे। ठीक है। क्योंकि कट ऑफ उनकी 154 से कम गई थी, इसलिए ध्यान रखना आपने। मूल निवास ये आपने ऑटोमेटिक आएगा, आपने फॉर्म में भरा था राजस्थान, आपका जिला तहसील, ये आपने तो और फॉर्म में भरा था वो आएगी। अन्य टिप्पणी में आपको क्या लिखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। इसके बारे में बता देते हैं कि क्या करना है इसमें। अन्य टिप्पणी में जैसा कि ये ऑटोमेटिक आ रहे हैं, इनमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि ज़िले नए बन गए, कुछ नई तहसीलें बन गई। ठीक है। तो आपको अन्य टिप्पणी में क्या लिखना है, अपनी नई तहसील और नया ज़िला हिंदी में लिखना है। एक ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक जूनियर अकाउंटेंट वाले फॉर्म का डाटा आ रहा है। ठीक है। अब ये जयपुर ग्रामीण में आता है, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक जयपुर आ रहा है, तो आपकी नई तहसील नया ज़िला, यदि तहसील नई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नया ज़िला मान देना, नया ज़िला और उसका नाम। ठीक है। पता पड़ जाएगा भाई ये नया ज़िला में आ चुका, तो उसके जाति मूल इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। आप वहाँ पर भी बता सकते हो डीवी के टाइम में कि हमारा नया ज़िला ये हो गया है और ये नई तहसील ये हो गई है। ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके बाद आपको पढ़ना है खुद, जैसे राजस्थान जयपुर रूरल ज़िला, आपकी तहसील कौन सी हो गई वो पढ़नी है बस। और ये अन्य टिप्पणी तो ऊपर दे ही चुके हैं, एक बार ही दे देना, इससे कोई वो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जयपुर था, यहाँ पर जयपुर रूरल हो गया। ठीक है। सॉरी मेरी जुकाम लगी हुई है। ये देख लो फार्म। इसके बाद आपको पत्र व्यवहार पता, जो आपको लेटर वोटर भेजेंगे, यदि कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रह जाती है तो वो पता सही लिखना है। यहाँ पर आपका विलेज लिख देना है, पोस्ट लिख देनी है, फिर तहसील कौन सी आती है वो लिख देनी है।
ठीक है। यहाँ पर आप राजस्थान ऑन आ ही जाएगा, यहाँ पर जयपुर रूरल आ जाएगा, यहाँ अपना गांव आ जाएगा, यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर। ओके, इसके बाद में वो आपको ये हिंदी में लिखना है ये चीज़ें। आपका गांव, पोस्ट, तहसील, आपका राज्य, ज़िला, गांव, पिन कोड और मोबाइल नंबर हिंदी में लिखने हैं। ठीक है, या आप इसको होने के बाद आप क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट, ये पहली स्टेप पूरी हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भरनी है। बेसिक डिटेल्स अपनी पूरी हो चुकी है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स देख लो एक बार। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उसके बारे में पहले बताता हूँ। देखो, आपकी मैट्रिक यानी कि टेंथ का डाटा ऑटोमेटिक आ रहा होगा। ठीक है, हायर सेकेंडरी का डाटा ऑटोमेटिक आ रहा होगा, 12th का। ठीक है, लेकिन ये स्नातक बी ए बी कॉम BSc, अधि स्नातक MA M.Com MSc और शिक्षा में स्नातक B.Ed, ये खाली है डाटा। यदि आप इन पर क्लिक करते हो, टिक करते हो, तो ही ये डाटा भरना पड़ेगा आपको। और मैं तो कहता हूँ कि डाटा भर देना चाहिए, क्योंकि और कहीं छठे या नहीं छठे यहाँ पर आ जाएगी आपकी डिटेल्स। आप यहाँ पर जैसे ही टिक करोगे आपका डाटा खुल जाएगा आपकी ठीक है, इनमें और कौन सा डाटा आपको ऑटोमेटिक मिल रहा होगा, ये दो, ये आपका BA का डाटा आ गया या BSc कुछ भी है, और ये कंप्यूटर का RSCIT का डाटा। लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है स्नातक BA, और कंप्यूटर प्रमाण पत्र भी मान सकते हो, या हिंदी में RSCIT भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये डाटा ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, इनमें मार्कशीट आपको चढ़ानी है और कुछ नहीं करना है। लेकिन आपको इनमें है ना वही डाटा, जैसे स्नातक BA, अब आप स्नातक BA में अपना डाटा यहाँ पर चढ़ा सकते हो। टिक करोगे तो लिख देना आप, या 2 बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो दिखा रहा है, नहीं तो फिर नीचे खाली दिखाएगा। कोई DV वाला बैठ जाए और ये पूछे कि स्नातक BA आपने खाली छोड़ रखी है, इसलिए आप भर सकते हो इनको और भर ही देना, क्योंकि स्नातक BA आ गई, अधि स्नातक आ गई और B.Ed का आ गया। ठीक है, इनमें आपको मार्कशीट चढ़ानी है और रोल नंबर लिखनी है, कितने में कितनी है। ठीक है, ओके, ये आपको उनके हैं जो अपेयरिंग में थे उनके लिए है। यदि आप इंटर्नशिप लागू है तो यस करें, टिक करें, नहीं आपको खाली छोड़ना है इनको पढ़ के, ये इन सब को खाली छोड़ना है। यदि आपके लागू हो यस करें, नहीं तो खाली छोड़ो फट के। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करके अगले प्रोसेस में जाना है। अगले प्रोसेस में आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स में आपको खाली छोड़ना है। ठीक है, एक्सपीरियंस डिटेल में आपको खाली छोड़ के सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन में आना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 50 से 100 MB के बीच आपकी फ़ोटो लगानी है और सिग्नेचर करना है 20 से 50 KB की, और सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे जाना है। आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको एप्लीकेंट लिस्ट पर आना है। एप्लीकेंट लिस्ट में आपको इनको पढ़ते हुए टिक करना है। ठीक है, जो आप पर लागू हैं वो टिक कर सकते हो, और जो नहीं लागू हैं, अब इसे एग्ज़ाम में साक्षात्कार का कोई वो नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। लेकिन ये
सी वाला है अंतिम वर्ष की पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित। इस पर तो टिक करना ही होगा, नहीं तो आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। आप इसको खाली छोड़ सकते हो, केवल साक्षात्कार के अंक, क्योंकि इसमें साक्षात्कार का कोई महत्व नहीं है या नहीं लगता है, तो आप इसको खाली छोड़ देंगे और ये फॉर्म आगे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई गलती हो जाती है तो आप क्लियर कर सकते हो, यहाँ पर वापस दोबारा से डाटा डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपने श्रेणी वर्ग का बताना है। ठीक है, आप पढ़ पढ़ के अपने अनुसार दे सकते हो इनमें। इसके बाद अनुभव का बताना है। यदि कोई अनुभव नहीं है, इस एग्ज़ाम के लिए कोई अनुभव की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप आयु के बारे में बताना है। ठीक है, आयु के बारे में बताएंगे तो ये तो आपकी ऑटोमेटिक आ रही होगी। ये आपको विज्ञप्ति के अनुसार न्यूनतम 21 है और अधिकतम 40 है, ये आपको खुद को डालनी है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो ठीक है, उनके बारे में है। यदि आप 40 साल से ऊपर हैं, SC ST को 5 साल की छूट दी जाती है। हाँ, ठीक है, महिलाओं को 10 साल की छूट दी जाती है, तो उनको टिक करना है यहाँ पर। ठीक है, यदि आप जिन पर सामान्य वर्ग की महिला है, 40 से ऊपर है, तो उसको 5 साल की छूट चाहिए, मतलब 42 43 जितने भी साल की है, तो यहाँ पर 5 पर टिक करेगी इस हिसाब से। ओके, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। विधवा और परिपक्वता की कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, इन सब को खाली छोड़ देना है। यदि किसी के ऊपर लागू है तो वो टिक कर सकता है, किसी के ऊपर है तो वो टिक कर सकता है। इसके बाद आप इस सबको खाली छोड़ सकते हो। आप फट के आपको जिन जिन में आवश्यकता है, नहीं तो आप क्या करोगे, 7 नेक्स्ट करोगे। ठीक है, 7 नेक्स्ट करके अगली प्रोसेस में जाओगे। अगली प्रोसेस में आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, इसको सही देख लेना आप एक बार। क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स, इस पर आपको आना है। अब इसको आपको भर्ती टाइम, सॉरी एक मिनट, आपको बताते हैं। क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स पर आना है आपको और इसमें बताना है उपाधि प्रमाण पत्र, मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी। यहाँ पर भी 1 MB की फाइल चढ़ेगी। पहली बात 1 MB की फाइल चढ़ेगी। ठीक है, 1 MB के बाद ठीक है, अब आपकी उपाधि प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, सेकेंडरी, आपके जारी क्रमांक, यहाँ पर रोल नंबरों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक आते हैं, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, और यदि वो भी नहीं है, आप रोल नंबर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि RPSC 2022 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे सेकंड ग्रेड के, वहाँ पर जारी क्रमांकों की जगह रोल नंबर को लिखवा लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए आप अपने रोल नंबर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जारी क्रमांक है ना, वो प्रमाण पत्र क्रमांक है, वो आप हैं तो वो डाले नहीं, रोल नंबर। ठीक है, अब संलग्न संख्या, अब कुछ पूछेंगे कि संलग्न संख्या 3 कैसे है। मैं बताता हूँ आपको कि क्या है। इनमें 2009 की मार्कशीट है, 2009 के टाइम, अब ये 2009 में है ना, एक तो छोटी सी मार्कशीट आती है और एक प्रमाण पत्र भी आता है, दो तो भी हो गए। लेकिन प्रमाण पत्र के पीछे है ना वो सिग्नेचर और प्रिंसिपल के सिग्नेचर हैं, इसलिए वो 3 हो गई इसके, इसलिए यहाँ पर 3 संख्या लिख दिए। अब आप पूछेंगे ये 3 क्यों है, बता दिया 3। यदि आपके 2 हैं तो 2 लिख सकते हो।
यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। ठीक है, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी के यहाँ पर वो जारी क्रमांक नहीं है तो रोल नंबर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपकी डेट, जारी डेट कितनी थी वो भी डाल सकते हो। ठीक है, संलग्न संख्या 2 और यहाँ पर अपलोड कर देना। बीए की है तो बीए की यहाँ पर जारी क्रमांक, या जारी क्रमांक नहीं है तो रोल नंबर। ठीक है, कब जारी हुई थी, डेट और संलग्न संख्या। 3 तो मार्कशीट हो गई, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और चौथी डिग्री हो गई, 4 आ गई। ठीक है, अधिस्नातक में एमए के यहाँ पर क्रमांक लिख सकते हो या रोल नंबर भी लिख सकते हो, डेट और यहाँ पर संलग्न संख्या। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर फाइनल की मार्कशीट एंड डिग्री, या डिग्री नहीं है तो प्रयोजन प्रमाण पत्र आता है ना, वो भी आप अपलोड कर सकते हो उसकी जगह। चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र में यदि आपके पास नंबर हैं उन पर तो नंबर डाल सकते हो, नहीं 00 डाल सकते हो, नहीं तो आप कॉलेज से बनवा के लाए होंगे उस पर क्रमांक है वो डाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कौन सी डेट में थे वो डाल सकते हो। 3 हो गए तो राजपत्रित अधिकारी के, एक अपनी अंतिम शिक्षण संस्थान का हो गया, इसलिए 3 हो गया। ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जो राजकीय कर्मचारी हैं उनके लिए है ये। मूल निवास ये ऑटोमेटिक, ओटीआर में आपने फिल कर दिया था। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, मूल निवास के बाद में जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है तो आप अपने क्या जाति प्रमाण पत्र, कुछ के 4 अंकों के हैं, कुछ के 6 अंकों के हैं, तो 4 अंकों के डाल देना। यहाँ पर अपनी डेट लिख देना और यहाँ पर फैच डिटेल करवाना। फिर नई फैच डिटेल करे तो यहाँ पर 1 डालना। फिर वो यहाँ पर कॉलम दिखाएगा, एक कॉलम अपलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर देना। ये कास्ट के लिए है, लेकिन मूल निवास ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका ओटीआर से। ठीक है, तो ये ओटीआर से कर लेना। और कास्ट यहाँ से कर सकते हो, कास्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मूल निवास में आएगी दिक्कत, वो बता ही दिया आपको। विवाह प्रमाण पत्र के क्रमांक कब जारी हुआ था और संलग्न संख्या 1 है उसकी, अपलोड कर देना 1 MB में। अटेंस फॉर्म आ जाएगा ये। ठीक है, उसकी 00 संख्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी, कितनी संलग्न संख्या 2 में है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र उसकी संख्या 00। ठीक है, कब जारी हुआ था, उसके पेज कितने हैं, तो 4 में है। ठीक है, 4 में है तो अब डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र आप अपने RACIT के नंबर लिखोगे, जारी लिखोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप अपने लंदन जो आपने दिया था वो ही यहाँ पर अपलोड करना है। कह रहे थे ना कि आपने भाई रोल नंबर लिखने हैं या वो लिखने हैं, यदि आपने जो फार्म में लगाए थे वो लिखने हैं। अब कह रहे हो यहाँ पर क्रमांक यदि आपने लर्नर नंबर डाले थे तो लर्नर नंबर ही डालने हैं, रोल नंबर डाले हैं तो रोल नंबर डालने हैं। ठीक है, तो क्रमांकों में कोई वो नहीं है, रोल नंबर है तो रोल नंबर, और यदि क्रमांक है तो क्रमांक कुछ कोई भी डाल सकते हो। ठीक है, उसकी एक संलग्न संख्या 1 है, किस स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट डालना ही होगा। हस्तलिखित जो आपने साइट से अपलोड किया है उसकी 00 संख्या कर देना और उसकी संलग्न संख्या 1 कर देना। सप्तपत्र जो आपने बनवाए थे, एक तो 2 ही तो सप्तपत्र चाहिए थे, संतान संबंधी और एक एजुकेशन वाला, कि मेरी सारी एजुकेशन ये सही है, कोई कूट रचित या नहीं है, वो सर्टिफिकेट जो साइट पर आपको मिला होगा उसको लिखवाना था वो। ठीक है, अभी इनकी संख्या 4 कैसे आई मैं बताता हूँ, इनकी संख्या 4 कैसे आई। संतान संबंधी पर सब पत्र बनवाते हो तो एक शुरू का आ गया और उसके पीछे भी नोटे लिखे और उस पर क्रमांक बंधे हुए होते हैं, तो दोनों क्या होंगे, स्कैन होंगे। तो 2 तो वे हो गए और 2 ही क्या हो गई एजुकेशन वाले की, इसलिए यहाँ पर संलग्न संख्या 4 आएगी। वो चारों इस आगे पीछे से स्कैन होगा तो 4 हो गई। ठीक है, ये जाति प्रमाण पत्र ये EWS, OBC और MBC के लिए है और इसका फॉर्मेट बोर्ड की साइट पर है। अन्य प्रमाण पत्र में आप अपने जो भी अदर एजुकेशन है, जैसे कि किसी ने BEd कर रखी है तो BEd यहाँ पर अपलोड कर सकता है।
7 नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे और अगली प्रोसेस में चले जाओगे। ठीक है। इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के बाद में अटेस्टेशन फॉर्म आएगा। इसमें आपको अपना एड्रेस, फर्स्ट लाइन में विलेज क्या है, ठीक है, पोस्ट क्या है, तहसील क्या है, राज्य क्या है, ज़िला क्या है, गांव कौन सा है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर ये अपलोड करनी है। ठीक है। इसके बाद में आपको ये खाली छोड़ना है। ठीक है। फिर इसके बाद में ये कह रहा है कि आप 21 ईयर के बाद कहाँ रह रहे हो या कुछ, तो आप तो शुरू से लेकर अंत तक अपने गांव में रह रहे हो तो वहीं का एड्रेस दे देना, कोई दिक्कत नहीं हो गई। जैसे अब फिर यहाँ पर क्या करोगे, आप अपने डेट ऑफ बर्थ लिख देना। डेट ऑफ बर्थ के बाद में आप जब फार्म भर रहे हो उसकी डेट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। यदि आप 1-2 साल से कहीं बाहर रह रहे हो तो उसका एड्रेस लिख देना। ठीक है। फैमिली डिटेल्स में यहाँ पर फादर्स नेम लिखना, उसकी नेशनलिटी इंडियन ही आएगी, 3 है ना। उस यहाँ पर बर्थ ऑफ पैलेस, आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ था वो लिख देना। और यहाँ पर आपके पिताजी का क्या कार्य है, क्या वर्क है, तो आप जो भी हैं वो लिख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर अपना वही विलेज के लगा कुछ भी है ना, जैसे विलेज है गनीपुर, कुछ भी है जैसे कि आपकी विलेज दौसा, कुछ भी है, मतलब दौसा के कोई से गांव में हो, जयपुर के कोई से भी गांव में हो, उसके अनुसार आप अपने विलेज लिख देना, पोस्ट लिख देना और तहसील लिख देना, पिन कोड लिख देना। ठीक है। इनमें कुछ नहीं करना है, तीनों में यही करना है। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यदि सेम है तो सेम लिख देना, ये अलग अलग है तो अलग अलग लिख देना। मदर्स में भी मदर्स का नेम लिख देना, नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी, उनका बर्थ कहाँ हुआ था, मतलब जन्म कहाँ हुआ था, उनका क्या है, हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ कर देना और उनका भी एड्रेस लिख देना। ये आप शादीशुदा हैं तो वाइफ का लिख देना। ठीक है। वाइफ के में वही चीज़ें आ जाएंगी बस। ये यहाँ तक ही लिखना है, ब्रदर सिस्टर को छोड़ सकते हो आप, बहुत बड़ी हो जाएगी ये। इनमें आप कुछ भी मत लिखना। यदि आपका शादीशुदा है तो वाइफ तक जाना, यदि शादीशुदा नहीं है तो फादर और मदर दोनों तक लिख के छोड़ देना। ठीक है। इसके बाद इसको रिक्त स्थान खाली छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अपनी खुद की डिटेल्स लिखनी है यहाँ पर, अपना आधार कार्ड, अपनी नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। और यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट के अनुसार कितने साल की हो गई वो लिखना है। ठीक है। और यहाँ अपनी 10वीं जब आपने पास की थी, यानी कि देख लेना 10वीं की रिजल्ट की डेट कितनी थी, उसके अनुसार आप अपनी एज यहाँ पर लिख देना। इसके लिए आपको सबसे अच्छा है गूगल पर जाना, एज कैलकुलेटर आता है, वहाँ पर अपनी 10वीं के रिजल्ट की डेट लिखना और आपकी शुरुआत डेट ऑफ बर्थ लिखना, फिर वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। उसको आप यहाँ लिख सकते हो। इसके बाद में बर्थ पैलेस में आपको पहले कहाँ हुआ था जन्म वो लिख देना, आपके गांव का नाम, स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ठीक है। आपकी मूल निवास संबंधी जानकारी आ रही है, अपना राज्य आ जाएगा, जिला आ जाएगा। ठीक है। फादर की बारे में पूछेंगे, फादर का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, वो भी आ जाएंगे। ठीक है। जो है वो लिख सकते हो आप। रिलीजन हिंदू कुछ भी है वो आप लिख सकते हो। ठीक है। और आप SC ST से हैं तो यहाँ पर यस करना, यदि SC ST से नहीं है तो नो करना। ठीक है। अब ये डिटेल्स भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लो आप। जैसा कि किसी ने 9 से लेकर मतलब 10th और 12th एक ही जगह से पढ़ी हैं, एक ही स्कूल से पढ़ी हैं, तो वो क्या लिखेगा, उसकी स्कूल का नाम लिखेगा। सुन लो, उसके स्कूल का नाम लिखेगा, उसका एड्रेस लिखेगा, कौन से ज़िले में है वो लिखेगा,
पिन कोड है वो लिखेगा, और डेट ऑफ एंट्री, यानी आप 9वीं से पढ़ रहे हो तो 9वीं में कब गए थे। ठीक है, सब में 1 जुलाई से एडमिशन होता है, उस हिसाब से लिख लेना। अब 9वीं से, अब जैसे इसने 9वीं से 12वीं तक एक ही स्कूल में पढ़ी है, तो 9वीं से इसने एंट्री कर दी लीविंग। 12वीं कब छोड़ा था, 12वीं का रिजल्ट कब आया था, ठीक है वो। अब इसने एग्ज़ाम पास कौन सी की है, यहाँ से 12th पास की है, तो यहाँ पर 10th की डिटेल नहीं आएगी, क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं एक ही जगह से पढ़ी है ना, तो यहाँ पर 10th और 12th एक ही जगह से आ गई, यहाँ पर 2007 से 2011 के बीच में। ठीक है, तो आप यहाँ पर 12th मान सकते हो। दूसरी, आपने बीए कहाँ से की है, उसकी कॉलेज का नाम आएगा, कहाँ पर है एड्रेस, ज़िला कौन सा है, पिन कोड क्या है, और एंट्री मतलब उसमें प्रवेश कब लिया और कब लीव हुई है आप, और क्या पास किया, बीए। ठीक है, इसके बाद में आपने इसके बाद में कहाँ गई, यदि आपने बीएड की है तो बीएड में गए, तो बीएड के कॉलेज का नाम, एड्रेस, ज़िला, पिन कोड, और एंट्री आपने कब की और कब आपने छोड़ा रिजल्ट रेट के अनुसार, और ये बीएड आ जाएगी। ठीक है, फिर बीएड के बाद में आपने जो कुछ किया है वो लिख देना। जैसे अपनी यहाँ एमए कर रखी है तो एमए का आ जाएगा, और यहाँ पर अपना एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर जयपुर आ जाएगा, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ये पिन कोड आ जाएगी, या एंट्री मतलब कब आपने प्रवेश लिया, कब आप लीविंग हुए, और यहाँ पर क्या किया, ये लास्ट की है। इसका मतलब ये है कि आपने जो सीसी है ना, सीसी की डिटेल्स यहीं से देख लेंगे। ठीक है, ओके, इसको आपको खाली छोड़ना है, इसको भी आपको खाली छोड़ना है, और इनमें सब में आपको नो करना है। ये यही है, क्योंकि ये पुलिस, ये अटेस्टेशन फॉर्म कहाँ जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाता है, तो ये वही है। यदि आप कभी अरेस्ट हुए हो तो यस, यदि नहीं, क्योंकि वो तो बायोडाटा वहाँ पर रहती है, इसलिए आपको फट के, लेकिन ज़्यादातर आपके विरुद्ध कोई केस प्रकरण नहीं है तो यहाँ पर नो ही करें। ठीक है, कोई कोर्ट केस नहीं है तो नो ही करें। ठीक है, यदि आप कोर्ट केस हैं और आपने यहाँ पर नो कर दिया तो वो वहाँ पर आपके जॉइनिंग लेटर को जारी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है वो सब वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यदि आप इनमें से कोई भी तथ्य छुपाते हो तो गलत है, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड आरपीएससी ने उनकी लिस्ट भेज दी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कुछ लोगों के नियुक्ति आदेश रोक दिए थे। यही था, क्योंकि कुछ के कोर्ट केस पेंडिंग थे, कुछ के क्या था। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो तथ्य हैं, यदि आपके ऊपर कुछ लागू नहीं है तो नो करना। यदि कुछ भी है, यदि वो केस पेंडिंग है तो ही यस करना है। यदि वो फाइनल हो गया रफू दफू तो यहाँ आपको नो ही करना है। ठीक है, यदि है कुछ भी तो फिर आप यस कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी आपकी ज्वाइनिंग बहुत चेक होने के बाद लेट होगी, लेकिन यदि आपने यहाँ पर तथ्य छुपाते हो तो भी वो तो ऐसे ही लेट होगी, लेकिन वो चेक करेंगे। ध्यान रखना, कंट्रोवर्सी यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर आप नो कर सकते हो। यहाँ पर नो करने के बाद आप यहाँ पर 2 व्यक्तियों के लिख ही दोगे नाम। ठीक है, यहाँ पर 2 व्यक्तियों के जो आपको जानते हैं, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रीव्यू एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, इसमें आप अपनी जानकारी देख लेना। एक बार जानकारी भरने के बाद आप सुधार नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए प्रीव्यू एप्लीकेशन देख लेना एक बार। प्रीव्यू एप्लीकेशन देखने के बाद आपके पास भरा हुआ फॉर्म आ जाएगा, और ये पेमेंट करने के बाद ऐसा प्राप्त होगा आपको। ठीक है, यही आपको डीवी के टाइम में ले जाना है, जहाँ पर उचित जगह साइन करने को कहा गया है वहाँ साइन करें, और ये आप अपने डीवी के टाइम में ले जाइए। धन्यवाद। और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है भाइयों, धन्यवाद।